हेलो बच्चों, आज हम लोग पढ़ते हैं एक दंतुरित मुस्कान पाठ के प्रश्न उत्तर। तो प्रश्न देखते हैं जो आपकी पाठ्य पुस्तक में है। पहला प्रश्न है, बच्चे की दंतुरित मुस्कान का कवि के मन पर क्या प्रभाव पड़ता है? जब बच्चा हंसता है अपने छोटे छोटे दांतों की मुस्कान के साथ, तो कवि पर क्या इसका प्रभाव पड़ता है? उत्तर देखते हैं। बच्चे की दंतुरित मुस्कान से कवि अत्यंत ही प्रभावित होता है। वह बच्चे की इस मनहारी मुस्कान पर इतना मोहित होता है कि वह उसकी तुलना कमल से भी करता है और यह भी कहता है कि इस मुस्कान से पत्थर हृदय इंसान भी पानी की तरह पिघल जाता है। जब वो मुस्कान देखता है कवि जो है वो बच्चे की वो मनोहारी मुस्कान देख करके एकदम खुश हो जाता है। वो जो उसकी दांतों वाली मुस्कान है उसको देख करके कवि एकदम प्रफुल्लित हो जाता है, उसका मन खुश हो जाता है और उसकी तुलना वो किससे करता है? कमल से करता है कि जैसे एक कीचड़ में खिला हुआ कमल होता है, वैसे ही एक धूल दूसरे धूल में सना हुआ बच्चा जो है वो मेरे घर आ गया है और मेरी झोपड़ी में, अपना तालाब छोड़ करके मेरी झोपड़ी में आ गया है। और वो कहता है कि इतनी सुंदर मुस्कान है कि कितना भी कठोर हृदय मनुष्य होगा वो पत्थर की तरह पिघल जाएगा, यानी पत्थर भी पानी बन करके बह जाएगा। इतनी सुंदर मुस्कान है। यहाँ पर बच्चों कवि का हृदय बताया गया है कि कवि कितने सहृदय होते हैं कि उनको कोई पत्ता दिख जाए, कोई फूल दिख जाए, कोई बच्चा दिख जाए, कोई स्थिति हो, कोई सिचुएशन हो, उनकी कविता आ जाती है। तो वो एक छोटे से बच्चे को, दांत वाले बच्चे को, जो अभी 1 साल भर का हो, जब बच्चा 6-7 महीने का होता है, 5-6 महीने का, तो उसके छोटे छोटे दांत आते हैं। तो ऐसे बच्चे को माँ की गोदी में देख करके कवि एकदम मोहित हो गया और वो कह रहा है कि इस बच्चे की मुस्कान जो है वो मुझे इस तरह से मोहित कर रही है कि मेरा हृदय जो है वो पिघल गया है। दूसरा प्रश्न देखिए, बच्चे की मुस्कान और एक बड़े व्यक्ति की मुस्कान में क्या अंतर है? अभी क्या अंतर हो सकता है बच्चों? हम लोग मुस्कुराते हैं, बच्चा मुस्कुरा, हम लोग बिना बात के मुस्कुराते नहीं हैं। कई बार तो जहां मुस्कुराना होता है वहां भी नहीं मुस्कुराते हैं। हमें अगर लगता है कि नहीं क्यों मुस्कुराए हम, तो हम अपनी मुस्कान ऐसे ही नहीं दे देते। लेकिन बच्चे कैसे होते हैं? अबोध होते हैं, इनोसेंट होते हैं, बिल्कुल सरल स्वभाव के होते हैं। किसी को भी देखा तो वो हंस देते हैं, प्यारी से मुस्कान दे देते हैं। तो ये अंतर है। उनकी मुस्कान कैसी होती है? छल कपट से दूर होती है। और हमारी मुस्कान कैसी होती? हम सोच समझ करके, प्लान करके मुस्कुराते हैं। यूं ही बरबस हमारी हंसी बहुत कभी आती है। उत्तर देखिए, बच्चे की मुस्कान जहां छोटी चीजों को बिना किसी खास वजह और निस्वार्थ निश्चल हृदय से उत्पन्न होती है, जो कि उसे अत्यंत ही मनोहारी बनाती है, वहीं बड़े लोगों की मुस्कान के पीछे स्वार्थ, विवशता और औपचारिकता जैसी चीजें छुपी होती हैं, जो कि इसे बनावटी बना देती है और इसकी खूबसूरती छीन लेती है। हमारी मुस्कुराहट क्यों इतनी सुंदर नहीं है? क्योंकि हम बनावटी हंसी हंसते हैं। हमें लगता है हाँ आइए आइए, बैठिए बैठिए, हम मुस्कुरा के जबरदस्ती हम स्माइल करते हैं। हम अंदर से मनुष्य होते हैं, क्यों आ गया, मेरा टाइम वेस्ट करेगा। लेकिन बच्चे कैसे हैं? वो किसी को भी देखा वो बिना कुछ सोचे निश्चल भाव से हंस देते हैं। इसलिए हमारी मुस्कान जो है वो बनावटी होती है, उसमें छल कपट छिपा होता है। हम जानबूझ करके मुस्कुराते हैं, पर बच्चा बिना स्वार्थ के, बिना किसी छल कपट के निस्वार्थ भाव से मुस्कुरा देता है। इसीलिए उसकी मुस्कान में जो खूबसूरती है वो बड़े मनुष्य की मुस्कान में खूबसूरती नहीं है। प्रश्न 3, कवि ने बच्चे की मुस्कान के सौंदर्य को किन किन बिंबों के माध्यम से व्यक्त किया? बच्चे की मुस्कान को बिंबों के माध्यम से व्यक्त किया है। बच्चों, बिंब किसे कहते हैं? बिंब हमारे जो जितने भी हमारे स्पर्श इंद्रियां हैं हमारी, वो सब बिंब का कार्य करते हैं। स्पर्श बिंब होता है छूने से, देखने से, सूंघने से, स्वाद से और सुनने से। जब हमें शब्दों से दिखाई दे तो दृश्य बिंब, जब शब्दों के माध्यम से हमें कुछ सुनने को मिले तो श्रव्य बिंब, जब शब्दों से हमें किसी स्वाद की बात करें तो स्वाद बिंब, जब शब्दों से हम कुछ सूंघने की, खुशबू की बात करें तो घ्राण बिंब, और जब हम शब्दों से कुछ स्पर्श की बात करते हैं तो हम स्पर्श बिंब कहलाता है। तो यहाँ कवि ने किन किन बिंबों से बताया है उसकी मुस्कान को? उत्तर देखिए, कवि ने बच्चे की मुस्कान के सौंदर्य को निम्नलिखित बिंबों के माध्यम से व्यक्त किया है। पहला, उसने क्या बिंब दिया? ऐसा लगा जैसे कमल का फूल मेरी झोपड़ी में आ गया। और उसकी मुस्कान में कितनी ताकत है कि वो एक कठोर पत्थर को भी पिघला देगा पानी की तरह। तो कठोर पत्थर को पिघलाने की ताकत वाली मुस्कान बताई। फिर उसने कहा कि इसकी मुस्कान को देख करके बांस या बबूल के पेड़ों से शेफालिका के फूल झड़ने लग जाएंगे, जो कि असंभव बात है। एक अतिशयोक्तिपूर्ण वर्णन किया और इस बिंब का प्रयोग किया। मृतक में भी जान डाल देगा, और ऐसी मुस्कान है जो कि एक
मरते हुए व्यक्ति में भी चांद डाल देगा। तो इन सर के पॉइंट बना के बच्चों उत्तर आप इसी तरह से लिखेंगे, पॉइंट बना। प्रश्न 4 देखें, भाव स्पष्ट कीजिए। छोड़कर तालाब मेरी झोपड़ी में खिल रहे जल जात। अब इस पंक्ति का भाव स्पष्ट करना है। कभी भी कोई भी प्रश्न इस तरह का आएगा तो पहली लाइन में आप अपनी पाठ्यपुस्तक का नाम, पाठ का नाम और लेखक या कवि का नाम अवश्य लिखेंगे। उसके बाद फिर आप उसका अर्थ लिखेंगे। तो यहाँ अर्थ देखिए, प्रस्तुत पंक्ति में यह भाव स्पष्ट होता है कि बच्चे की दंतुरित मुस्कान से इतना प्रभावित हुआ है कवि कि उससे ऐसी अनुभूति हो रही है जैसे जल में जन्म लेकर उसकी खूबसूरती बढ़ाने वाला कमल जल को छोड़कर साक्षात उसकी झोपड़ी में खिल गया हो। छोड़कर तालाब मेरी झोपड़ी में खिल रहे जल जात। जो कमल जल में उत्पन्न होता है, जल जात, जात मतलब उत्पन्न, जल मतलब पानी, पानी में उत्पन्न होने वाला कमल जो है, जैसे ऐसा लग रहा है मानो वो सुंदर हंसता हुआ बच्चा, ऐसा लग रहा है मानो अपना तालाब छोड़ करके मेरे पास आ गया है, मेरी झोपड़ी में आकर के खिल गया है। तो यहाँ पर इसका भाव ये है, यानी उसकी जो मुस्कान है वो कवि को बहुत मोहित कर रही, बहुत आकर्षित कर। दूसरा भाव, छू गया तुमसे कि झरने लग पड़े शैफालिका के फूल, बांस था या बबूल, बांस था कि बबूल, प्रश्नवाचक चिन्ह है। अभी इसके विशेष में आप लिख सकते हैं कि इस पंक्ति में प्रश्न अलंकार का प्रयोग किया गया है या प्रश्न शैली का प्रयोग किया गया है। इस पंक्ति में क्या भाव है कि बच्चे की मुस्कुराहट अगर किसी कठोर हृदय और संवेदन शून्य व्यक्ति को भी छू कर निकले, अर्थात उसके दृष्टिगत हो, तो शैफालिका के खूबसूरत पुष्पों के समान उसकी चेतना को सुरभित कर देता है। अभी ये भाषा थोड़ी कठिन है, आप अपने शब्दों में लिखिए कि उसकी मुस्कान इतनी खूबसूरत है कि अगर उसकी का स्पर्श भी मिल गया, बच्चे का स्पर्श मिल गया या मुस्कान उसने देख भर ली तो क्या होगा। जिस प्रकार से बांस और बबूल के पेड़ से ऐसा होगा कि फूल झड़ने लग जाएंगे शैफालिका के, अर्थात एक कठोर हृदय मनुष्य भी बिना मुस्कुराए, बिना खुश हुए नहीं रह सकता। यानी जैसे बांस और बबूल की चेतना में फूल आ जाते हैं, उसी प्रकार से एक कठोर मनुष्य के हृदय चेहरे पर वो मुस्कान, फूलों भरी मुस्कान जो है वो खिल जाएगी अगर उसने इस बच्चे को देख लिया मुस्कुराता हुआ। तो ये इसका अर्थ है। रचना और अभिव्यक्ति देखें बच्चों। मुस्कान और क्रोध भिन्न भिन्न भाव हैं। इनकी उपस्थिति से बने वातावरण की भिन्नता का चित्रण कीजिए। अभी मुस्कुराना और गुस्सा करना ये दोनों अलग भाव हैं। अभी इनकी उपस्थिति से बने वातावरण की भिन्नता का चित्रण, अब जब मुस्कुराते हैं वातावरण बन जाता है और जब आप गुस्सा करते हैं तब कैसा वातावरण बनता है। आपको उन दो वातावरण के बारे में लिखना है। अपनी अभिव्यक्ति देनी, रचना और अभिव्यक्ति मतलब आपको अपनी क्रिएटिविटी से इसका उत्तर लिखना है। तो मुस्कान और क्रोध दोनों ही एकदम अलग और विपरीत भाव है। मुस्कान जहां मन में प्रसन्नता और वातावरण में उल्लास भर देता है, मुस्कान कठोर हृदय से संवेदनहीन व्यक्ति वाले हृदय को भी कोमल और भावयुक्त बना देता है। ठीक उसके विपरीत क्रोध से मन अशांत और वातावरण तनाव युक्त बन जाता है। क्रोध से हृदय कठोर और संवेदनहीन हो जाता है, लोगों में भय और आतंक उत्पन्न हो जाता है, जिससे गैर तो गैर अपने भी पराये हो जाते हैं। अभी क्या फर्क होता है बच्चों, कैसा वातावरण, आप अपनी कक्षा का एक उदाहरण लेके देखिए। आप इस प्रश्न का उत्तर अपनी भाषा में लिखेंगे कि जैसे जब आपकी कक्षा में कोई शिक्षक घुसे और मुस्कुराता हुआ और बच्चों कैसे हो, क्या चल रहा है, तो सारे बच्चे खुश हो जाते हैं, माहौल अच्छा वातावरण हो जाता है, हर्ष और उल्लास का वातावरण हो जाता है। आपने मुस्कुरा के, किसी टीचर ने किसी बच्चे से पूछा बेटा काम हो गया, तो बच्चे ने नहीं भी किया होता है तो वो डरता नहीं है और आराम से बता देता हाँ मैम हो गया, थोड़ा सा बाकी है। और यही कोई टीचर शिक्षक गुस्से में घुसे, क्या हो रहा है, सीधे बैठो, चुपचाप हो जाओ, निकालो कॉपियां, दिखाओ काम हुआ कि नहीं। तो जिसने काम कंप्लीट किया होता है वो भी डर डर करके अपनी कॉपी खोल के दिखाता है और वातावरण कैसा होता है, टेंशन वाला, तनाव युक्त हो जाता है। और अगर मुस्कुराता हुआ हो तो जो बच्चे का मन नहीं भी लगता होगा पढ़ने में वो भी खुश हो जाता है। तो क्रोध से और मुस्कान से वातावरण भी पूरी तरह प्रभावित होता है। खुशी से, हंसी से, मुस्कुराहट से उल्लास भर जाता है, खुशी आ जाती है, कठोर व्यक्ति भी कोमल हृदय हो जाता है। और गुस्से से, क्रोध से वातावरण तनाव युक्त हो जाता है और कोई व्यक्ति संवेदना वाला व्यक्ति भी डर जाता है और भय का वातावरण हो जाता है। प्रश्न 6 देखिए। दंतुरित मुस्कान से बच्चे की उम्र का अनुमान लगाइए और तर्क सहित उत्तर दीजिए। अभी बच्चा हंस रहा है, जिसके दांत छोटे छोटे आए हैं, उससे उसकी उम्र का अंदाजा बताना है और आपको तर्क भी देना है। तो यहाँ सामान्यतः 9 महीने से लेकर 1 साल में आने लगते हैं। अब आपको ये पता होना चाहिए कि बच्चे के दांत जो है वो 9 महीने में स्टार्ट होते हैं आना और साल भर में आगे के दांत आ जाते हैं। परंतु यही यहाँ माँ की उंगलियों से मधुपर्क करा रही है, अतः बच्चे की आयु लगभग 1 वर्ष की लगती है। अभी माँ जो है वो अपनी उंगलियों से उसको कुछ खिला रही है। तो जब बच्चे 1 वर्ष के हो जाते हैं तब उनको अच्छे से खाना वाना दिया जाता है। 6-7 महीने तक बच्चों को
केवल माँ का दूध दिया जाता है, उसके बाद बच्चों को थोड़ा बहुत कुछ चटाया जाता है, खिलाया जाता है। साल भर में बच्चा अन्न खाने लग जाता है अच्छे से। तो आपको यहाँ बताना है कि बच्चा जो है वो 9 महीने से साल भर की उम्र का है, और यही उसका तर्क है। तर्क क्या है? क्योंकि माँ उसको मधु संपर्क दे रही है, यानी मधुपर्क कर रही है, यानी कुछ खिला रही है। इसका मतलब बच्चा लगभग साल भर का होगा। प्रश्न 7, बच्चे से कवि की मुलाकात का जो शब्द चित्र उपस्थित हुआ उसे अपने शब्दों में लिखिए। अभी बच्चे से जो कवि की मुलाकात हुई उस समय जो चित्र उपस्थित हुआ है कविता में, उसको आपको अपने शब्दों में लिखना है। तो बिल्कुल जो कुछ आपने कविता में पढ़ा उसको अपने शब्दों में लिख देना है। उत्तर देखें, कवि और वह बच्चा दोनों अपरिचित थे, लेकिन बच्चा उसे एकटक देखता रहा। बच्चे ने कवि की उंगलियां पकड़ रखी थी और अपलक कवि को निखार रहा था। बच्चा कहीं देखते देखते थक ना जाए ऐसा सोचकर प्रेमवश कवि कहता है कि क्या वह अपनी आंखें फेर ले, क्या कवि खुद अपनी आंखें फेर ले। लेकिन बच्चा उसे तिरछी नजरों से देखता है और जब दोनों की आंखें मिलती हैं तो बच्चा मुस्कुरा देता है। उसकी मुस्कान को देखकर कवि का निराश मन हर्षित हो जाता है। अब कवि अगर उस समय दुखी था, निराश था, तो बच्चे को देख करके वो बिल्कुल खुश हो जाता है। उसकी मुस्कान को देखकर कवि का निराश मन हर्षित हो जाता है। ऐसा लगता है जैसे कमल के फूल तालाब छोड़कर के झोपड़ी में खिल आ गए हैं। या आप इसमें ये भी लिख सकते हैं, ऐसा लगता है जैसे बबूल और बांस के पेड़ से शेफालिका के फूल झरने लगे। तो यहाँ पूरी कविता का सारांश आपको लिखना है। तो बच्चों, इस कविता में इतने ही प्रश्न हैं, और अगर भाषा बदल के कोई और भी प्रश्न आते हैं तो छोटी सी कविता है, छोटा सा भाव है, आप किसी भी प्रश्न का उत्तर लिख सकते हैं। पर प्रश्नों के उत्तर में पॉइंट बना करके लिखना जरूरी है। अभी आपको ये यहाँ पर बताना हो कि कैसे उत्प्रेक्षा अलंकार का प्रयोग किया गया, अतिशयोक्ति अलंकार का प्रयोग किया गया और अनुप्रास अलंकार का प्रयोग किया गया। तो बच्चों, मिलते हैं फसल कविता के प्रश्नोत्तर के साथ अगले वीडियो में। तब तक पढ़ाई करते रहिए, लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए, और गुड बाय।